सलाम नमस्कार। मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार कुणाल भाई, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। बढ़िया हूं सर, बढ़िया बढ़िया। सुरेंद्र जी, मैं शुरुआत ट्रंप, भारत और नरेंद्र मोदी से करूंगा। इसमें ट्रंप ने भारत को, भारतीय सेना को, भारत की संप्रभुता को कई बार अपमानित किया। ये हम लोगों ने देखा है पिछले कई महीनों में। इसके बावजूद जब ट्रंप एक बार भी सॉफ्ट भाषा का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हैं, भारत को संबोधित करते हैं और उनको माय फ्रेंड बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए ही, तो हमारे प्रधानमंत्री तुरंत जवाब देने पहुंच जाते हैं। आपको नहीं लगता कि 140 करोड़ आबादी का प्रतिनिधि जो है उसको इतना कमजोर नहीं होना चाहिए? अच्छा नहीं लगता है देखने में? विपक्ष की क्या राय है इसमें? हमें अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग देश की राय को बताते हैं, जनता की राय को बताते हैं, जनता के मन को बताते हैं, अपने मन को बताते हैं। आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा है और मुझे खुशी है कि सवाल ऐसा हो रहा है जिसमें स्वयं में जवाब छिपा है। मैं आपकी भावनाओं को कद्र कर रहा हूँ, भावनाओं से सहमत हूँ और पूरी तरीके से ये बात सत्य है अपने आप में कि 140 करोड़ का मुल्क का पंत प्रधान यानी प्रधानमंत्री और 75 साल जिस तरीके से भारत को अग्रणी रखा हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने, उसमें पार्टी की बात नहीं मैं करता, उसमें सभी दलों के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से इनकी जो यात्रा है विदेश नीति की, तब से जो इनकी डिप्लोमेसी के तरीके हैं, हगिंग डिप्लोमेसी जिसको कहा जाए, तो उस डिप्लोमेसी को लेकर के तमाम गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि वो आपके सामने है कि लगातार हमारी सेनाओं के ऊपर प्रश्न उठाना, हमारे संवैधानिक पदों के यानी प्रधानमंत्री जैसे पद पर प्रश्न उठाना और उसके बाद अचानक से एक ट्वीट से कहना कि साहब मैंने सीज फायर करा दिया। और वो सत्य इसलिए भी प्रतीत होता है कि दूसरा ट्वीट जब वो ये अब कर रहे हैं कि माय फ्रेंड मोदी एंड आई एम विलिंग टू शेयर डायस विद हिम, या जो भी वो लिख रहे हैं ट्रेड डील्स के लिए, तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीछे जा रहे हैं उनके स्वागत में, जिसको कहा जाए उनके ट्वीट के स्वागत में एक बिछा हुआ ट्वीट उनका सामने आता है। तो ये देखकर देशवासियों को, चाहे वो प्रतिपक्ष के लोग हों चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, है तो सारे भारतवासी ना, तो भारतवासियों का सर बिल्कुल। गर्व से ऊंचा नहीं होता। शर्म जरूर आती है कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ट्रंप हमेशा ठीक कहता था कि उसने ट्रेड डील के हिसाब से सब कुछ डील किया है प्रधानमंत्री जी के साथ। और दूसरी बात और भी समझ में आती है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं कहा उन्होंने कि मेरी रगों में खून नहीं दौड़ता, व्यापार दौड़ता है। अब वो व्यापार किसके लिए कर रहे हैं वो देखने वाली बात है। आत्मसम्मान के साथ तो कोई समझौता ना होना चाहिए, ना हम लोग करने देंगे। लेकिन ये बात आपकी पूरी तरीके से सच है कि 37 बार उस शख्स ने बेइज्जत किया है प्रधानमंत्री जी को, 37 बार अब तक, लगातार रोज कहता है और कि मैंने। और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को बेइज्जत नहीं किया, भारत की संप्रभुता को बेइज्जत किया है। मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो असल में नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से क्या है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और इससे भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचता है। इसलिए ये तकलीफ और ज्यादा होती है। दूसरी बात ये है कि मैं पूरी एक तरफ तरीके से जी सहमत हूं आपसे। जी 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 जी। एक तरफ ये कमजोरी है सुरेंद्र जी, दूसरी तरफ उनकी आत्ममुग्धता है कि वो हर जगह अपनी तस्वीर चाहते हैं और विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के मुखर रहा है। अब देखिए उन्होंने जो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है भारत का, उससे कहा है, मतलब भारी उद्योग मंत्रालय ने, कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाइए हर जगह, हर डीलरशिप में उनकी तस्वीर होनी चाहिए, अलोंग विद जीएसटी डिटेल्स की, कैसे जीएसटी पहले बढ़ा हुआ था और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से उसको कम कर दिया गया, और इसका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। इसको लेकर विपक्ष क्या सोचता है? ये तो उनकी आत्ममुक्ता तो जग जाहिर है। डे फर्स्ट से वो आप देखिए ना कि जब 2014 में प्रधानमंत्री पद पर वो आए थे, तो हिंदुस्तान के सारे पेट्रोल पंप्स पर उनकी तस्वीर थी। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम नीचे था, $17 तक पहुंच गया था क्रूड ऑयल, जो हमारे जमाने में $144 था। $144 पे क्रूड ऑयल खरीद करके हमने 55 रुपए में डीजल बेचा था और 60-65 रुपए में पेट्रोल बेचा था। इन्होंने $17 पर
क्रूड ऑयल खरीद करके 100 रुपए में पेट्रोल बेचा है और 90 रुपए में डीजल बेचा है। लेकिन चूंकि इनका आत्ममुक्ता थी, आप इस चीज को देखिए कि भाई इनके पास उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल की वजह से इनके पास अच्छा पैसा मुनाफा आ रहा था, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भाई मेरी वजह से सब हो रहा। हर पेट्रोल पंप पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर। अब तो अति तो ये हो गई, पेट्रोल पंप एसोसिएशन हो, चाहे ये हैवी इंडस्ट्री का एसोसिएशन हो, और चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एसोसिएशन हो, उनको ही नहीं कहा जा रहा है खाली। अब राजनीतिक रूप से ही नहीं, अब तो धार्मिक रूप से भी कहा जा रहा है। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, उनसे कहलवाया जा रहा है कि जितने दुर्गा पंडाल हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर होनी चाहिए। हम्म। हमारा तो कहना है कि भाई ठीक है, जब सब जगह लगा रहे हो तो जो आपने शौचालय बनवाए हैं वहां पर भी मोदी जी की तस्वीर होनी चाहिए। कोरोना के ये सर्टिफिकेट पे भी मोदी जी की तस्वीर होनी चाहिए, है वो ऑलरेडी। तो आप हर जब है तो सारी योजनाओं पर मोदी जी की तस्वीर लागू कर दो ना। जनता को, जब बेरोजगारी आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो जहां बेरोजगारी की दर हम्म। आती है वहां पर भी नरेंद्र मोदी जी की हम्म। तस्वीर होनी चाहिए। जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, दरिंदगी का शिकार होती हैं और उनकी रिपोर्ट्स नहीं होती, वहां पर भी मोदी जी की तस्वीर होनी चाहिए। पिछले चुनाव में 2024 में हम्म। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी जी की तस्वीर लगी थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो वहां कहने लगे कि योगी हार गए, योगी हार गए। हमने कहा भाई मोदी जी की जब तस्वीर पे चुनाव लड़ रहे हो, मध्य प्रदेश में सारी सीटें जीत रहे हो, तो उत्तर प्रदेश में योगी कैसे हार रहा है? यहां पर भी तो योगी क्या नाम, मोदी हारे ना, जीते मोदी हारे योगी। तो ये इस तरीके का जो आत्मउगता है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो चमत्कार को नमस्कार करने की, या भारतीय जनता पार्टी का, मुझे अफसोस होता है इस बात को कहने में, संघ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन लोकतंत्र तो हम उनमें भी चाहते हैं ना। तो जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं उनके यहाँ की, कितना उनको अपमान सहना पड़ रहा है, कितना अपमान सहना पड़ रहा है, जो कि वो अपनी बात ही नहीं बोल सकते, हर चीज में मोदी 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 कर रहे हैं। तो ये ये जो आपने अभी जिक्र किया रेखा गुप्ता जी वाला, ये मैंने पढ़ा तो मुझे ये समझ में नहीं आया, मतलब हो सकता है आपको ज्यादा समझ में आया हो। इसमें ये जो आगामी नवरात्र हैं, इसमें पूजा पंडाल सजेंगे, तो इसमें ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर नीचे रखी जाए। तो मतलब जहां वो महिषासुर होता है वहां रखवाने की बात कर रहे हैं या टांगने की बात कर रहे हैं? कैसी बात है मतलब? देखिए, कह तो रहे हैं कि टांगने की बात है, कि हर पंडाल में अच्छा। मोदी जी की तस्वीर होनी चाहिए। लेकिन जो चलिए, ये तो सोशल फिर मीडिया ठीक के है। हमारे साथी हैं, वो तमाम तरीके हम्म। की बातें करते हैं कि महिषासुर मर्दनी है तो महिषासुर की जगह हो। खैर वो एक अपनी जगह पर है, हम इसको नहीं कहते, क्योंकि हम नहीं नहीं, महिषासुर बिल्कुल की नहीं जगह कहना चाहिए। हाँ हाँ, हम नहीं महिषासुर नहीं, की जगह बिल्कुल नहीं। मोदी जी को चाहते भी नहीं है। बहुत साफ सी बात है, हम तो हम्म। हमारे हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, हम इस तरीके की कोई भाषा का बिल्कुल। इस्तेमाल, लेकिन जिस तरीके की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो अपने आप में, हम्म। मतलब देख करके दुख होता है कि क्या हो गया है इस पार्टी के नेताओं को, और कितने हद तक नरेंद्र मोदी जी के सामने चरण वंदना कर रहे हैं। अरे कभी तो उठिए, कभी तो आप सम्मान की बात कीजिए। जो नरेंद्र मोदी स्वयं डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुके हुए हैं, बिछे हुए हैं, उस बिछे हुए मोदी जी के सामने आप लोग बिछ रहे हैं। ये सोचनीय विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आपको याद होगा, अभी कल की ही बात है जिसमें रायबरेली गए राहुल गांधी, और उनका कॉन्वॉय जी जो है वो अ, उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं दिनेश सिंह, उन्होंने रोक लिया। जो उन्होंने कॉन्वॉय रोका, ये तो बिल्कुल तय बात है कि बिना पुलिस की संज्ञान में नहीं रोका जा सकता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन की सुरक्षा को इस तरीके से स्टेक पर रख दिया कि, और एक चीज मैंने और देखी प्रोटेस्ट के दौरान जो कि बहुत खराब लगी, वो ये कि, और ये ऑफ कोर्स दिनेश सिंह ने ही करवाया होगा, जो कि मंत्री हैं, ये बार बार बताना जरूरी है कि मंत्री का आचरण कैसा है, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर है जिसमें वो अपनी बहन को प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और वो तस्वीर, वो पोस्टर लेकर के वो वहां घूम रहे थे, ये दिखाने के लिए, घटिया मानसिकता दर्शाने के लिए उन पोस्टरों को रखा था। और जहां तक मुझे पता है कि दिनेश सिंह एक समय कांग्रेस के करीबी रहे, गांधी परिवार के भी करीबी रहे। देखिए, अफसोस इस बात का होता है कि दिनेश सिंह को अपने आप को भाजपाई बताने के लिए ये सब इतने करना निम्न पड़ रहा स्तर है। का इतने निम्न स्तर का आचरण करना पड़ रहा है। ये दिनेश सिंह के लिए शर्म की बात है, इतने निम्न स्तर का आचरण करना पड़ रहा है
कि जिसकी की चर्चा करना भी उचित नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये लोग, इन लोगों की मानसिकता आपने देखी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का बड़ा खास प्रवक्ता किस तरीके से मुझे माँ बहन की गाली देता था, वो भी खुले उसमें, प्रेम शुक्ला नाम है उसका। और आपने कहा था सुरेंद्र जी, मतलब हमारे साथ ही कहा था कि आप और ना ही कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कभी उनके साथ डिबेट में नहीं जाएगा। लेकिन जिस दिन ये घटना घटी है, ये बिहार वाली, उसके अगले दिन ही मैंने देखा आप चित्रा त्रिपाठी के शो में थे और आप और प्रेम शुक्ला साथ में थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ देख करके कि आप इस आदमी के नहीं साथ नहीं, बैठ भी कैसे सकते तो मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोगों ने बहिष्कार किया था और हैं। जी। चैनलों पे बहिष्कार किया था। चैनलों ने उस बात की माफी मांगी, फिर हमारी पार्टी ने निर्णय लिया उस बहिष्कार को खत्म करने का। तो पार्टी ने का निर्णय तो हमारे लिए सर्वोपरि होता है और हम पार्टी के एक सिपाही हैं और हम जो पार्टी निर्णय लेगी वो पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी ने निर्णय लिया था उनका बहिष्कार करने का, हमने पूर्ण बहिष्कार किया था। उसके बाद कि नहीं, बहिष्कार हम समाप्त करते हैं, तो हमने उस चीज को माना। हम तो पार्टी के बंधे हुए, संविधान से बंधे हुए सिपाही हैं, एक बात। दूसरी बात, जो दिनेश सिंह जी की बात आ रही थी, तो हमें यही कहना है कि उस आदमी को अपने आप को भाजपाई प्रूफ करने के लिए कितने निचले स्तर पर उतरना पड़ रहा है। कभी तो दिनेश सिंह अपना चेहरा देखेंगे अपने शीशे में, कभी तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने राजनीति कहां से शुरू की थी, कभी तो उनको पता चलेगा। एक मात्र मुट्ठी भर 50 आदमी अपने घर के सामने 50 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाए दिनेश सिंह, और उसके बाद उसमें से भी 25 लोग राहुल गांधी जिंदाबाद लगा रहे थे। मैं आपको बताऊं, अगर कल आप उनको देखें तो पीछे जो खड़े हुए लोग थे वो राहुल गांधी जिंदाबाद लगा रहे थे। शासन में प्रशासन का हम्म। सारा कुछ सहयोग लेकर के आप बंद कर रहे हैं, वो राहुल गांधी हैं। उन्होंने तो अपने विरोधियों को, काले झंडे दिखाने वालों को भी अपने पास बुलाया, उनकी बात सुनी, उनकी बात का जवाब दिया और उसके बाद चॉकलेट खिलाई। हम तो विरोध को सहने वाले लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि आप आइए, हमारे पास आइए, आप जिस बात के लिए हमारे विरोध में, ये जवाहरलाल नेहरू जी से परंपरा है। एक बार जवाहरलाल नेहरू जी को कल्पनाथ राय विरोध, ऐसे ही कल्पनाथ राय जी कांग्रेस में आए थे गोरखपुर में। ये कल्पनाथ राय जी ने स्वयं बताया था मुझे कि मैं तो काला झंडा दिखाने के लिए उनका छुपा हुआ था सीढ़ियों के नीचे, पुलिस ने बहुत मारा। अगले दिन उसी मार का काला झंडा लेकर के जवाहरलाल जी के सामने खड़े हो गए। उसने कहा ये नौजवान कौन है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैं तो हूँ और साहब मैं आपको विरोध करना चाहता था। पुलिस ने बड़ा मारा। कहना, आओ नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों विरोध करना चाहते हो? कहना, छात्र संघ की ये बातें, कहना हम मानेंगे, दिल्ली आकर के मिलना हमसे। ये जवाहरलाल जी थे। इंदिरा जी थी, जो अपने विरोध के सामने विरोधी को, प्रतिद्वंदी को बताती थी, बुलाती थी, मनाती थी। लोकतंत्र में तो विरोध के स्वर को सुनना एक बहुत आवश्यक चीज है। तो राहुल गांधी जी तो सुन रहे। रायबरेली में आपने चलिए विरोध कर लिया। आपकी नीच मानसिकता, प्रियंका जी की फोटो, राहुल जी की फोटो, हम कोई टिप्पणी नहीं करें, क्योंकि ये साधारण है। जब नरेंद्र मोदी जी को हम नहीं रोक पा रहे हैं 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने से, बिल्कुल। कांग्रेस की विधवा कहने से, तो ये दिनेश सिंह की क्या वो है? वो तो अपने नेता का आचरण फॉलो कर रहे। आज अजय राय जी विरोध करना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी का वाराणसी में, बनारस में। बनारस, कि भाई ये वोट छोड़, हम्म। गद्दी छोड़। कल से हाउस अरेस्ट कर लिया उन्होंने। हम्म। मतलब राहुल गांधी जी बिल्कुल। से चाहते हैं कि वो विरोध सुने, सहे, और अपना आप सुनने तक को तैयार नहीं, देखने तक को तैयार नहीं। तो ये दोहरा आचरण है, जनता देख रही है। मतलब कहने का मतलब ये कि विपक्ष से चाहते हैं कि वो लोकतंत्र को फॉलो करे और खुद को राजशाही को फॉलो करना चाहते हैं। हाँ, खुद डिक्टेटरशिप को फॉलो करे, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर को फॉलो करे। प्रधानमंत्री को काले झंडे कैसे दिखा देगा? प्रधानमंत्री जी कौन, कैसे, क्या विरोध कौन कर देगा? अरे भाई, प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री एक पद पर है। प्रधानमंत्री से अगर हम असंतुष्ट हैं या हम अपनी मांग रखना चाहते हैं, हम विरोध करेंगे। आप हमारे विरोध को सुनिए ना। आप विरोध को, क्या बिल्कुल। नाम, विरोध जिस वजह से उस बात को खत्म करने की जगह विरोधी को खत्म करना चाहते हैं, तो ये आचरण तो डिक्टेटरशिप वाला है। बिल्कुल। और जहां वाकई एक्शन लेना चाहिए वहां कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे आप देखिए कि नेपाल जो है वो दूसरा बांग्लादेश बनने की राह पर है। जिस किस्म की दंगे फसाद और ये सब कुछ हो रहा है वो दूसरा बांग्लादेश बनने की राह पर है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगर नेपाल में अस्थिरता आती है और भी ये चीजें बढ़ती हैं और पूरा कांटेक्ट भारत का उस तरीके से खत्म होता है जिस तरीके से बांग्लादेश से खत्म हो गया है,
तो क्या ये आपको लगता है कि ये भारत की विदेश नीति की कमजोरी है, असफलता है, देखिए, जो नेपाल में आज जैसे हो रहा है, बांग्लादेश में कल हुआ? जी, जो नेपाल में आज हो रहा है, कल बांग्लादेश में हुआ था, परसों श्रीलंका में हुआ था। इसके पीछे आप अगर जाएँगे तो यही सब चीज़ें 2011, 12, 13 में हिंदुस्तान में हो चुकी हैं। इसी हम्म। तरीके से प्रोटेस्ट को इंस्टिगेट किया गया था, इसी तरीके से बच्चों को इंस्टिगेट किया गया था और इसी तरीके से सरकार के विरुद्ध अराजकता पैदा करने की कोशिश की गई थी। इसी तरीके से की, लेकिन उस समय कांग्रेस का सक्षम नेतृत्व था। सोनिया गांधी जी की दूरदर्शी सोच थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनकी दूरदर्शिता थी। हमारा पूरा मंत्रिमंडल एक्सपीरियंस लोगों से भरा हुआ था। उस वक्त लालू जी हमारे क्या नाम फंक्शनली हमारे बहुत ताकत से बोलते थे। राहुल जी की क्या नाम, लालू जी की भी बात सुनी जाती है, राहुल जी की भी, शरद यादव जी भी थे, तमाम लोग थे। आप इस चीज को देखें कि कांग्रेस के दूरदर्शी नेतृत्व ने एक गोली नहीं चलने दी, एक गोली। हम्म। चाहे वो रामदेव सलवार पहन के भागा हो, और चाहे जंतर मंतर की बात हो, चाहे रामलीला ग्राउंड की बात हो, चाहे किसी चीज की बात हो। वरना अगर एक गोली भी चल जाती तो उस वक्त ये साजिश रची गई थी कि हिंदुस्तान को नेपाल बना लो। तो हम लोगों के ये दूरदर्शिता है कांग्रेस की, और ये अदूरदर्शिता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कि आज हमने एक एक करके अपने सारे पड़ोसी खो दिए, सारे पड़ोसी खो दिए। बांग्लादेश हमारा प्रतिद्वंदी दुश्मन मुल्क की तरीके से एक्ट कर रहा है, नेपाल हमसे दूर जा रहा है, श्रीलंका हमसे बिल्कुल। दूर जा चुका है, मालदीव हमसे दूर जा चुका है। हम्म। क्या नाम, चीन हमारा कभी दोस्त नहीं था, जो भी चीन का यार रहेगा वो देश का गद्दार रहेगा। पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आप देखिए, हर तरीके से चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं और हर जगह पे आग लगी हुई है, और भारत की सरकार रीच आउट नहीं कर रही किसी को भी। किसी भारत को की रीच आउट सरकार नहीं को कर रही, इसीलिए तो मैं पूछ रहा था कि ये 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 भारत हैरानी की की विदेश बात नीति की है। असफलता ही है। पूरी जी। पूरी भारत की सरकार की असफलता है। आप इस चीज को देखिए ना, बांग्लादेश में क्या हुआ, में कानो कान खबर नहीं हुई। कहां है हमारी रॉ, हम्म। कहां है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां? बांग्लादेश में क्या हुआ, कानो कान खबर नहीं। श्रीलंका में क्या हुआ, कानो कान खबर नहीं। नेपाल में क्या हुआ, कानो कान खबर नहीं। बर्मा में क्या हुआ, कानो कान खबर नहीं। मालदीव में क्या हुआ, कानो कान खबर नहीं। और सब जगह पे पीछे अगर आप देखेंगे, सब जगह पर चीन से यारी एक बड़ा मुद्दा है। जहां जो आदमी चीन की तरफ ज्यादा झुकता है, जनता उससे विरोध में आ जाती है। जो भी चीन का यार होता है, जनता उसको गद्दार मानती है। तो इस बात को समझने की देरी है कि जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है। ये साउथ एशिया में एक जनरल फिनोमिना है, क्योंकि चीन किसी का दोस्त नहीं। चीन लोकतांत्रिक ताकतों का तो कतई दोस्त नहीं, उनके यहां खुद लोकतंत्र नहीं, पपेट बैठाने चाहते हैं सब। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों और में भारत की विदेश नीति की इतनी असफलता है कि इतना बड़ा मुल्क हमारा, और हम अपने क्षेत्रीय हम्म। संतुलन को बना ही नहीं पा रहे हैं। किसी से रीच आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि नेपाली कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है। हमें पता ही नहीं है बिल्कुल कि वहां ठीक पर बात। विरोध विरोध की ताकतें कौन सी है, वहां समर्थन की ताकतें कौन सी है। केपी ओली का कल बयान देखिए, उसने स्पष्ट आरोप लगा दिया कि भारत ने कराया है। आप सोचिए ना। तो ये भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी आत्ममुग्ध सरकार है कि समझ ही नहीं पा रही। कल तक पहले चीन का बहिष्कार करते जा रहे थे, फिर ट्रंप का बहिष्कार करने लग गए। अब फिर ट्रंप ने एक चिट्ठी लिख दी, एक ट्वीट कर दिया, तो अब ट्रंप के बिल्कुल पाले में खेलने जा रहे हैं। समझे में नहीं आ रहा है कि मतलब पेंडुलम हो गया है भारत का विदेश नीति। कंफ्यूज्ड हैं इसका मतलब पूरी तरीके से। हाँ, ये नहीं पता कि अब करना क्या चाहिए, कोई दिशा नहीं समझ में आ रही है। कोई दिशा और नहीं। इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए तमाम किस्म के बयानों को गलत तरीके से कोट कर रहे हैं। मैंने एक जगह देखा कि कांग्रेस लीडर उदित राज जी ने जो बयान दिया कि नेपाल और भारत की परिस्थितियां सेम है, इसको लेकर के तमाम तरीके की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी गई, जबकि उनका असली बयान ये था कि जैसी परिस्थितियां नेपाल में हैं आर्थिक असमानता की, वैसी ही परिस्थितियां भारत में हैं। लेकिन उन्होंने इसके साथ जोड़ा कि भारत का संवैधानिक ढांचा और लोकतांत्रिक ढांचा इतना मजबूत है, इतना सशक्त है कि वहां पर ऐसी घटनाएं ना कल हुई हैं कभी, ना आने वाले समय में कभी होंगी। लेकिन उसको बिल्कुल सही उस बात उनके है उस भाई। बयान मैंने को कहा एंटी ना नेशनल आपसे कि साबित कर। अपनी असफलता को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर तोहमत मर दो।
भाई आप घरेलू बिल्कुल उसमें करिए, कोई बात नहीं, हम जवाब देंगे, लेकिन विदेश नीति में तो कम से कम इस तरीके की हरकत मत कीजिए ना, देश का नुकसान है। ठीक बात। हाँ, तो देश का नुकसान उनको ये समझ में आए कि देश का नुकसान है, तब तो वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा कोई एक्शन नहीं लेते नहीं दिखाई नहीं नहीं दे नहीं, रहे हैं। उनको देश का नुकसान नहीं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं समझ में आता, उनको ये नहीं समझ में आता कि देश का नुकसान भाजपा का भी नुकसान है, देश का नुकसान कांग्रेस का भी नुकसान है, देश का नुकसान देशवासियों का नुकसान है। हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, इससे नुकसान है। जोड़ने की, सर जोड़ने की बात करें, विदेश नीति एक दिन में ना बनती है ना बिगड़ती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत की वर्तमान सरकार ने अपनी जो हगिंग पॉलिसी थी, इसकी वजह से हमारी डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेटिक कूटनीतियां हमारी जो थी दुनिया भर में, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। देश, आपके कहने का मतलब है कि देश से पहले एक व्यक्ति को रख दिया गया, भले ही वो व्यक्ति भारत का बिल्कुल प्रधानमंत्री ही बिल्कुल क्यों ना हो, बिल्कुल, पर्सनल, लेकिन देश कोई से भी पहले हो, एक व्यक्ति को नहीं रखा जाना कोई चाहिए। भी हो, राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र से भी ऊपर नरेंद्र मोदी सर्वोपरि है। अब हर जगह देखो गले मिल रहे थे, गले पड़ रहे थे, आज की डेट में यूक्रेन वाला भी कह रहा है कि आपने तो बहुत गलत काम किया, आपके ऊपर जो टैरिफ लगा ठीक लगा। जिस यूरो क्या नाम यूक्रेन वाले से आप गले मिल रहे थे, शी जिनपिंग से आप गले मिल रहे हो, हम्म। आप डोनाल्ड ट्रंप से गले मिल रहे हो, दोनों ने आपके साथ क्या किया वो भी आपके सामने है। तो अब क्या कहें इनसे, दोनों ही बिल्कुल पाकिस्तान के समर्थक हैं, शी जिनपिंग भी और क्या नाम है डोनाल्ड ट्रंप भी। आपको क्या दे रहे हैं वो? बिल्कुल ठीक। तो आपने जो आपने डिनर डिप्लोमेसी की, चाय की डिप्लोमेसी की, चाय पिलाई, झूला झुलाया, नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, किया मिला क्या आपको? भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। एग्जैक्टली। टैरिफ लगा रहे हैं 50% टैरिफ, और हम क्या कर रहे हैं, उनके सामने बिछे हुए हैं, हम कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर दे रहे हैं उनके। हमने कोई रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया ही नहीं, हमने कोई ऐसा संदेश दिया ही नहीं जिससे ये हो कि भारत भी सशक्त पोजीशन में, जबकि कनाडा, नरेंद्र मैक्सिको, मोदी जी चीन ने सबने रिटेलिएटरी लगाए। नरेंद्र मोदी जी ने समर्पण की नीति अपनाई है, जो किसी भी भारतवासी को पच नहीं रही, भाजपा वालों को भी नहीं पच रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने टैरिफ लगाया और आपने उनके कॉटन को इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया, मतलब आपने उनके ये तो टैरिफ को वेलकम किया एक भाजपा तरीके से वालों को देखा भी जाए नहीं तो। पच रही। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है सुरेंद्र जी, हम इस बातचीत को यहीं करते हैं।